तो हे गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स मेड इजी की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कौन है, मेरी इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि हु इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैंने उसके बारे में ब्रीफ दिया हुआ है और जितना मैंने बताया आपको उससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम आज पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? सबसे पहले तो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि हमारे जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने पहचाना कि मैनेजमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट इज डायनामिक, मतलब बदलते एनवायरनमेंट के साथ हमें मैनेजमेंट को भी बदलना होगा। तो मैनेजमेंट को बदलने के साथ साथ हमें मैनेजमेंट करने के तरीकों को भी टाइम टू टाइम बदलते रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज में, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में नई नई जो अपडेशंस हैं, उनको जब तक हम अडेप्ट करते रहेंगे हम सक्सेसफुल रहेंगे। ये बात थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली कहता है कि साइंस में क्या होता है, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब कि एक चीज जैसी कह दी वो हजारों सालों तक चलती रहेगी। जो मेरे को याद नहीं है, 9th-10th में हमने पढ़ा था कि थंब रूल होता है, ये वायर है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, तो मतलब ये ऐसे ही रहेगा, चाहे आज से आप 1000 साल बाद 2000 साल बाद देखेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन मैनेजमेंट ऐसी नहीं है, ये कहना था हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर सर का। इन भाई साहब का कहना था कि मैनेजमेंट ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैनेजमेंट में आप टाइम टू टाइम चेक करो, आप टाइम टू टाइम उसको साइंटिफिकली स्टडी करो और आपको एक बेस्ट तरीका जरूर मिलेगा करंट सिचुएशन को मैनेज करने का। दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट के चलते हमारे टेलर साहब ने 4 प्रिंसिपल और हमें 7 टेक्निक्स दी। अब वो 7 टेक्निक्स हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ वो 4 प्रिंसिपल्स। अब ये जो 4 प्रिंसिपल्स है ना, ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से कुछ ज्यादा डिटेल में है और केस स्टडी आपको इनकी भी ज्यादा मिलेगी। तो जैसे मैंने उसमें 3 लाइंस प्लस एग्जाम्पल बताई थी, इसमें जनरली 4-5 लाइंस प्लस एग्जाम्पल होगा। बढ़ते हैं पहले प्रिंसिपल की तरफ। और कईयों के मन में जो सवाल आ रहा है कि इसकी डेफिनेशन, मतलब तो मैंने बता दिया, डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा इसकी प्रिंसिपल और टेक्निक स्टडी करने के बाद, ताकि आप बिल्कुल टिच तरीके से इसको क्वालिटी तरीके से समझ पाए, ना कि रट पाए। समझने के लिए अभी वेट करो, पहले प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, फिर टेक्निक्स पढ़ते हैं और फिर आएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे। बढ़ते हैं पहले प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कॉमा यहां है यहां नहीं, फर्क पड़ता है। ये कहता है मैनेजमेंट एक साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। मतलब क्या है इसका, देखो लाइन बाय लाइन ही समझते हैं। और पहली लाइन आप लिखोगे, एज पर एफ.डब्ल्यू. टेलर, पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर। As per F.W. Taylor, management is a science and there is always one and only one best method to do a particular task. मतलब उनके हिसाब से एक काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है, बेस्ट, और उस बेस्ट तरीके को ढूंढना ही मैनेजर का काम है। वो साइंटिफिक एनालिसिस करेगा और उस बेस्ट तरीके को ढूंढेगा। सेकेंड चीज, ही वॉन्टेड टू रूल आउट रूल ऑफ थंब फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। वो नहीं चाहता कि रूल ऑफ थंब प्रिवेल करे। रूल ऑफ थंब मतलब ट्रायल एंड एरर अप्रोच। देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब सीधा सीधा कहते थे कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच को रूल आउट कर दो, मतलब इसको निकाल दो। मेरे प्रिंसिपल्स में इसकी कोई जगह नहीं है। ट्रायल एंड एरर मतलब ट्राई करो, इससे क्या रिजल्ट आता है, ट्राई करो, इससे क्या रिजल्ट आता है, एरर हो गया तो साइड कर दो, नहीं तो उसको अपना लो। नहीं, वो कहता था कि एक बार एक तरीका ढूंढ लो और उस पर लगे रहो, फिर टाइम टू टाइम उसको चेंज करो। थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, ज्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, मेरी बात को दोबारा सुनो। ट्रायल एंड एरर मतलब आप हर बार नया तरीका ढूंढते हो और आपका कुछ फिक्स नहीं है, तो कभी अच्छा भी हो जाएगा, कभी बुरा भी हो जाएगा, कभी न्यूट्रल भी हो जाएगा। वो कहता था इसको नहीं करना अपने को। वो कहता था कि एक काम का बेस्ट तरीका ढूंढ लो, तुक्के ना मारो, बार एक बार ढूंढ लो और फिर उस पर लगे रहो, फिर साइड में रिसर्च करो, लेकिन काम कंटिन्यू रखो और जब और बेटर तरीका मिल जाए फिर उसको अप्लाई करो, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस करने हैं। सेकेंड पॉइंट में आ गया रूल ऑफ थंब, यानी कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच को रूल आउट कर दो, इसको निकाल दो। रूल ऑफ थंब जो कि कांस्टेंट था, वो नहीं चाहता कि कुछ कांस्टेंट हो, वो नहीं चाहता कि इतना फ्लक्चुएट हो कि हमें बार बार नया करना पड़े और हमारे रिजल्ट अच्छे ना आए। अगर मेरे शब्दों में आप कंफ्यूज हो गए हो तो 2 ऑप्शंस है, या तो वीडियो को रिवाइंड करो, शांति से सुनो, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझ आएगा, नहीं तो शॉर्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं, इस बात को बताऊं कि रूल ऑफ थंब यानी कि एक प्रॉपर तरीका, इसी से सालों साल मैनेजमेंट करते जाओ, बिल्कुल नहीं। ट्रायल एंड एरर अप्रोच मतलब हर बार, आज मैंने काम किया, कल मैंने काम किया, रोज मैं नए नए पंगे ले रहा हूं
और एक दिन रिजल्ट इतना, एक दिन रिजल्ट इतना, वो भी गलत है। इन दोनों चीजों को टेलर साहब निकालना चाहते थे। वो कहते थे कि एक चीज को ट्राई करो और उसके बेस्ट मेथड को निकालो। जब आपको वो बेस्ट मेथड मिल गया तो उसको अप्लाई करो ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में बार बार ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। तो अब अगले ही पॉइंट की तरफ, इसमें क्या, जब पॉइंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, दिस इंक्रीज एफिशिएंसी इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मस्ट बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दैट्स इट। ये लाइन हर जगह चलती है, हर जगह मक्खन लाइन है, हर प्रिंसिपल में चलेगी। जो ट्रायल एंड एरर वाली बात में अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब वर्क स्टडी करेंगे। वर्क स्टडी, इसको मार्क कर लो अपने नोट्स में। अभी आपको नहीं पता वर्क स्टडी क्या है, लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं टेक्निक्स बताऊंगा, वर्क स्टडी बताऊंगा, तब ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और चौथी और आखिरी लाइन, ये एक बहुत ही प्रॉपर इंग्लिश वाली लाइन है। इसको नहीं याद होती तो रहने देना, लेकिन लिखोगे तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। मैं स्लो स्लो बोल रहा हूं, इसको लिखो। एज पर टेलर द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर विल बी द सेविंग्स। मतलब आपके काम करने का तरीका जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना सोफिस्टिकेटेड होगा, उतना ही आपको फायदा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज में, कॉम्प्लेक्स चीज में, उलझी हुई चीज में हम तभी घुसेंगे जब हमें फायदा मिल रहा है। और वो कॉम्प्लिकेशंस अराइज ही क्यों होंगी? ताकि हम फायदा उठा पाए। तो जितने ज्यादा आपके प्रोसेसेस सोफिस्टिकेटेड रहेंगे, उतनी ज्यादा आपको सेविंग्स मिलेगी। दैट्स इट। बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ। इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल्स की बात हम एंड में करेंगे, जब मैं इसकी या तो चारों प्रिंसिपल्स होने के बाद या जब टेक्निक्स मिक्स हो जाएंगी तब, क्योंकि अभी आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल डिफाइन कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक ऊपर से अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो वो मैं अपनी बातों में ही कवर कर चुका हूं कि आपको एक ही चीज पे लगे नहीं रहना। केस स्टडी में आएगी तो Mr. X, the manager of ABC Limited, who firmly believed management is a rule of thumb and should be applied continuously, constantly at the same way. तो उसमें यहां कौन सा प्रिंसिपल ओवरराइड हो रहा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दैट्स इट। जब इसका प्रॉपर बढ़िया एग्जांपल है वो मैं आपको टेक्निक्स पे आने के बाद दूंगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसको साइड करते हैं। चौथा प्रिंसिपल और आखिरी प्रिंसिपल, मेरे तरीके से पढ़ो, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे मानो। मैं आपको चारों प्रिंसिपल्स करवाऊंगा, लेकिन ऑर्डर में कुछ घुमाऊंगा। चौथा प्रिंसिपल देखते हैं। तो इसका नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको एज इट इज याद करना होगा, बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक और बिना कोई वर्ड मिस्टेक। मतलब एक भी वर्ड इधर का उधर होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, नहीं कटेंगे। क्योंकि जो प्रिंसिपल्स के नाम है वो जैसे हमारे मैनेजमेंट थ्योरीज में दिए, हमें वैसे ही याद करने। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर बंदे की डेवलपमेंट टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, उसके मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल तक उसकी डेवलपमेंट करना हमारा काम। देखो मैंने आपको बताया कि टेलर जो था, एफडब्ल्यू टेलर, वो एज अ वर्कर ज्वाइन हुआ था और उसको पता है कि बेस लेवल पे काम होना है, तो बेस लेवल की दिक्कतों को पकड़ के चले। इसको बोलते हैं शॉप फ्लोर लेवल। एक एमसीक्यू, एक फिलअप बन सकता है। टेलर फोकस्ड ऑन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और उसने इस लेवल पे फोकस करके अपने सारे प्रिंसिपल, सारी टेक्निक्स डेवलप की। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? टेलर भाई साहब समझते थे कि हमारे एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा काम उन्होंने ही करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे, एज पर एफडब्ल्यू टेलर द क्वालिटी पर्सनल, पर्सनल समझते हो ना, स्टाफ एम्प्लॉयज, उसकी स्पेलिंग PERSONNEL, पर्सनल। द क्वालिटी पर्सनल मस्ट बी सिलेक्टेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड रिगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन मस्ट बी फॉलोड। मतलब जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो चीज क्वालिटी हो, और रिगरस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस फॉलो करो कि जो बंदा उसको पार करके आ गया ना, उसको वापस ना जाना पड़े, उसको कंपनी से निकालना ना चाहो, वो ऐसा क्वालिटी बंदा हो। ठीक है। दूसरी लाइन, वंस सिलेक्टेड एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी गिवन अ टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसा कि हमने फ्योल साहब के स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में देखा था कि एक बंदे को अपॉइंट ढंग से करो, फिर उसको टाइम दो। वही दो बातें आती हैं यहां। लेकिन उसके बाद अगली बात क्या आती है यहां? उसके बाद अगली बात आती है कि वर्क शुड बी असाइंड मैचिंग हिज और हर कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट। देखो एक एम्प्लॉय का कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट वर्ड समझते हो? कॉम्पिटेंट क्या होता है? इस चीज को अच्छे से नोट कर लो, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी कहीं भी, लेकिन आपकी पूरे बिजनेस स्टडीज में बहुत काम आएगी। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय मतलब कैपेबल और इंटरेस्टेड। कोई ऐसा काम जो मैं कर सकता भी हूं और मैं इंटरेस्टेड भी हूं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता भी हूं और मैं इंटरेस्टेड भी हूं, तो मैं एक कॉम्पिटेंट टीचर हूं। ये होता है कॉम्पिटेंट। ठीक है।
तो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज होना बहुत जरूरी है, ये हमारी बात है। तो इसलिए टेलर साहब कहते हैं कि जो आप एम्प्लॉयज को काम दे रहे हो दैट मस्ट सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, जो उसके पास क्वालिफिकेशंस है और जो वो करना चाहता है उसको वैसा काम दो, ताकि ही मस्ट अचीव स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, और वो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाए और उसकी मैक्सिमम उसकी ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट हो जाए। ये चीज हम चाहते हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच जाए। दैट्स इट। ये था हमारा चौथा प्रिंसिपल। अब रह गए दूसरे और तीसरे प्रिंसिपल, उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये दो प्रिंसिपल फर्स्ट एंड फोर्थ जो बिल्कुल अलग अलग थे, जिनका कोई लिंक नहीं था, वो हम पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, जो आपस में थोड़े नहीं, थोड़े ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और बच्चे हद से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आने वाले दो प्रिंसिपल को फुल्ली कंसंट्रेटेड होके, कॉफी चाय जो पीना है पी के, फुल दिमाग लगा के, सेंटर्ड होके 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे तो ही समझ आएंगे, और नहीं तो सारा सेमेस्टर कंफ्यूज हो जाओ। ये एफडब्ल्यू टेलर सर का दूसरा प्रिंसिपल था, जिसको हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, और इसका कारण है, आपको समझ आ जाएगा। इस प्रिंसिपल पे आने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, कि एक कंपनी में दो बंदे होते हैं। एक होता है ऑनर, जिसने पैसे लगाए हैं, इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं इसको, इन्वेस्टर, और दूसरा होता है एम्प्लॉय, जो काम कर रहा है। अब देखो, दोनों की अपने मिलो, ये चाहता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे, ये चाहता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, और ये चाहता है कि मैं एम्प्लॉय को कम से कम पैसे दूं और ज्यादा से ज्यादा काम निकलूं। ये चाहता है पैसे बहुत मिले, काम कम करना पड़ेगा, चाहता है काम बहुत करे, पैसे कम दूं। तो दोनों हमेशा यही चाहते हैं। तो कभी भी एम्प्लॉय की छोटी सी भी गलती होगी ना, ऑनर बहुत डांटेगा उसको, क्योंकि उसकी जेब से पैसे लग रहे हैं यार। ही केयर्स द मोस्ट अबाउट हिज मनी, इसके पैसे लग रहे हैं, और काम की छोटी सी गलती के पीछे भी ये डांटेगा। और इसलिए ऑनर और एम्प्लॉयज में हमेशा एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ऑनर की सोच अलग जाती है, एम्प्लॉय की अलग जाती है, और बिल्कुल अलग ही, कभी मैच भी नहीं करती। इनमें क्या चलता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए रोल आता है मैनेजर का। इन दोनों को डायरेक्ट बात ना करने देंगे, इनके बीच में रखा जाता है एक मैनेजर को, ठीक है। तो अब मैनेजर का क्या सीन है इसमें? जो हमारे टेलर साहब थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है ना, इससे ना तो ऑनर का फायदा हो रहा, ना एम्प्लॉय का हो रहा, ना ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा। तो इसको क्यों रखें? तो इसलिए उन्होंने कहा बीच में लगा एक मैनेजर, जो सारा काम करे एज पर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उसने दी थी हमें, तो वो मैनेजर सारा काम सॉल्व कर देगा। अब ये मैंने आपको छोटी सी बताई कहानी की मैनेजर आता क्यों है। अब ये जनरल बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं इस प्रिंसिपल पे कि प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। सबसे पहली लाइन इसमें आएगी, टेलर आइडेंटिफाइड दैट प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट ओनली वन साइडेड, इट नीड टू बी एग्जिस्टेड डुअल साइडेड। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की कदर सिर्फ तब करेगा जब सामने वाला भी कदर करे। प्रोस्पेरिटी, उसकी तरफ से सद्भावना उसको तभी मिलेगी जब सामने वाले की तरफ से भी हो। ये हमेशा डुअल साइडेड होगी। वाइस वर्सा भी इसका एप्लीकेबल है कि अगर एम्प्लॉय ही एम्प्लॉयर के बारे में सोचता है और एम्प्लॉयर ना सोचे तो वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में सोचता है, एम्प्लॉय ना सोचे तो भी वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये बात कहता है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि टेलर आस्क्ड फॉर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब मेंटल रेवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। आपका 1 मार्कर भी बन सकता है, व्हाट इज मेंटल रेवोल्यूशन, बहुत कॉमन सी चीज है। मेंटल रेवोल्यूशन ये हमारे एफडब्ल्यू टेलर साहब ने बनाया, और इसमें वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर यानी कि मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों का माइंडसेट बदल दो, उनकी मेंटालिटी में एक रेवोल्यूशन ले आओ। क्या कि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेला मैनेजर है, उसके पास काम करने वाला स्टाफ नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है मैनेजर, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर अकेला स्टाफ है, उसके पास मैनेजर ही नहीं है, कोई मैनेज करने वाला नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मेंटल रेवोल्यूशन में उन दोनों को ये बात रियलाइज हो कि हम दोनों अकेले अकेले इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। हमारी वैल्यू, हमारा अस्तित्व सिर्फ तभी है जब एक दूसरे के साथ, ये दोनों चीजें इंटरडिपेंडेंट है, और ये बात रियलाइज कर पाना ही मेंटल रेवोल्यूशन है। सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन में होगा क्या, जब दोनों की मेंटालिटी बदल जाएगी तो एक दूसरे से लड़ने की बजाय तेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं मुझे कम क्यों, ये सोचने की बजाय दोनों मिलके काम करें और कंपनी के प्रॉफिट्स करवाएं, ताकि दोनों को ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा शेयर मिलेगा। ये अच्छी चीज होगी। ये इस बात पर फोकस किया था एफडब्ल्यू टेलर ने। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट को अपने गेन्स एम्प्लॉयज के साथ शेयर करने चाहिए। ये पॉइंट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पर्सपेक्टिव से एक एक बात करेगा।
पहला मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको अपने गेन्स शेयर करने चाहिए वर्कर्स, ताकि वर्कर्स खुश रहें, मोटिवेटेड रहें, अपना बेस्ट दें, आउटपुट मैक्सिमम निकाल के दें विद फुल एफिशिएंसी। और वर्कर्स को अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करने चाहिए, बेमतलब के स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, ये बात ठीक है। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। हार्मनी होती है पीस, शांति, बिना लड़ाई झगड़े के, और डिस्कॉर्ड होता है लड़ाई झगड़ा। तो हार्मनी होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड। ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इसके एक एग्जांपल पे आते हैं, पूरा प्रॉपर एग्जांपल जिसकी केस स्टडी भी बनती है, इसके 1 मार्क भी बनते हैं। एग्जांपल है इसका पैटर्नलिस्टिक स्टाइल इन जापानीज कंपनीज। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ जापानीज कंपनीज इस प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमारे इंडिया में अगर एम्प्लॉयज की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो क्या करेंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हम काम ही नहीं करते, हमारी बात माने तो काम नहीं करते। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के रिलेशंस खराब होंगे, हार्मनी नहीं आएगी बल्कि डिस्कॉर्ड आएगी, जिसका हम उल्टा चाहते हैं। तो ये एक वायलेशन है इस प्रिंसिपल का, लेकिन जापानीज कंपनीज इसको फॉलो करते हैं। अगर एम्प्लॉयज की बात नहीं मानी जाती तो वो सब पता क्या करते हैं, ब्लैक कपड़े पहन के, ब्लैक बैजेस पहन के काम डबल करते हैं, काम बहुत ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं, इतना ज्यादा कि मैनेजर को उनपे तरस आ जाए। They work on double shifts and produce maximum output to gain the sympathy of managers, ताकि मैनेजर को खुद को लगे कि हाँ इतना दिल लगा के काम कर रहा है, इसकी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। वो नेगेटिव साइड नहीं जाते, वो पॉजिटिव साइड जाते हैं, और इससे क्या होगा, उनके रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे, हार्मनी बरकरार रहेगी, और डिस्कॉर्ड का तो कहीं नाम ही नहीं होगा। ये है हमारा पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने बात क्या की, सबसे पहले इसको बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले प्रिंसिपल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने बात की कि सबसे पहले तो उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए कि पर्सपेक्टिव जो है दोनों का अपना अपना है, और प्रोस्पेरिटी एक साइड से कभी नहीं होती, दोनों साइड से होगी तभी बात बनेगी। एक साइड से होगी तो थोड़े टाइम के लिए होगी। दूसरी चीज, मैनेजमेंट को अपने गेन्स शेयर करने चाहिए, वर्कर्स को अननेसेसरी डिमांड नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज, मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने की बजाय मिलकर काम करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है हमारा एग्जांपल, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ जापानीज कंपनीज। ये बात वही है कि एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ताकि वो अपने मैनेजर की सिंपैथी गेन कर पाए, इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जिसको और ध्यान से सुनना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहली बात तो ये चारों जो प्रिंसिपल है ना, इनकी केस स्टडी कहीं बाहर से नहीं बनती, इनके अंदर दी हुई लाइनों से ही बनती है। इनके अंदर की जो लाइन है वो एज डी उठ के केस में आ जाएगी, और ऊपर नीचे फालतू बात होगी। आपको वो लाइन देख के ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो मेरे पढ़ाने के बाद इन सारी चीज को एनसीईआरटी बुक में से जरूर पढ़ना, और हो सके तो किसी प्राइवेट राइटर की बुक में से पढ़ने की कोशिश ना करना, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लैंग्वेज मिलेगी। या फिर जो गीता की बुक है जो मैंने आपको बताई थी, उसमें भी बहुत बढ़िया लैंग्वेज है और सेम एनसीईआरटी लैंग्वेज है। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? पहली बात, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है। मतलब इतना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहां पे जब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड खत्म हुआ तो यहां से कॉपरेशन शुरू हो गया। जैसे हम एक वेन डायग्राम में अगर बात करना चाहें, जिन्होंने प्लस 1 में मैथ्स ली थी उनको पता होगा वेन डायग्राम, जिनको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं, आप समझ आ जाएगा। ये है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और इसी के अंदर लाई करता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कुछ इतना। ये है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इतना, और इसी को अगर एक्सटेंड कर दे तो एक पूरा का पूरा ये है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। समझ रहे हो? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक छोटा पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है ये। तो ये कहता क्या है, इसकी बात सुनते हैं। कॉपरेशन होता है एक दूसरे से कॉपरेट करके चलना। कॉपरेट वर्ड का मतलब मैंने बताया था ना, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में फर्क है। आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा। कॉपरेशन होता है कॉपरेट करके चलना, और इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले चलना। अकेले मतलब मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, ये मेंटेलिटी लेके चलना गलत है। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए और कॉपरेशन होनी चाहिए, ये कहते थे टेलर साहब। तो उन्होंने कहा देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉपरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड कॉम्पिटिशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। ये वही मेंटल रेवोल्यूशन वाली बात है। कॉम्पिटिशन, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस ना लगाओ, कोऑपरेट करो और इकट्ठे काम करो। तो पहली लाइन तो हमारी आती है ये, देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉपरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड कॉम्पिटिशन मस्ट बी रिप्लेस्ड फ्रॉम कॉपरेशन। दूसरी लाइन, देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बोथ द साइड्स। मतलब मैनेजर वर्कर्स को ऐसे ना लगे कि सारा काम तो हम ही करते हैं, मैनेजर करते हैं क्या है तो वेले बैठे रहते हैं। मैनेजर्स को ऐसे ना लगे कि सारा काम हम ही करते हैं, वर्कर्स करते हैं तो वेले बैठे रहते हैं। तो काम की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की दोनों की इक्वल डिवीजन होनी चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स में। दोनों
को ही कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वर्क दिया जाए और वो उसको करें, ताकि दोनों को ये ना लगे कि वो वेला बैठा है और ऐसे फ्री के पैसे ले रहा है। दोनों को एक दूसरे के लिए लगे कि हाँ वो भी कंपनी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है और मैं भी कर रहा हूं, ये बात होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट मस्ट नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब अगर एम्प्लॉय आगे आगे कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है, कुछ अच्छी बात बता रहा है, तो मैनेजमेंट को अपने कान बंद नहीं करने चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है। और इसी के अंदर अगर ऐड ऑन करना चाहे तो मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग में अपने एम्प्लॉयज को भी कंसर्न करना चाहिए। मतलब अगर कुछ अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं तो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को पूछ कर डिसीजन ले और उनका भी एक पार्टिसिपेशन हो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये बात कहता है तीसरा पॉइंट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल पे घूम के फिर से आ जाता है, और वो किस तरह से आता है ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि इसमें भी वही बात आएगी कि एम्प्लॉयज को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि हम इंडिविजुअल नहीं है, हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं, इसलिए हमें स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। कहीं भी ऐड कर देना। और चौथा पॉइंट और मेन बात जो थी पैटर्नलिस्टिक स्टाइल में, यहां टेलर साहब कहते हैं इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लाइक दैट ऑफ जापानीज कंपनीज विल प्रिवेल। वहां कहते थे पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लाइक दैट ऑफ जापानीज कंपनीज शुड बी फॉलोड। फर्क समझ रहे हो? वो था स्टेप 1। वहां पे अगर उन्होंने कहा कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल को फॉलो करो, ये है स्टेप 2। यहां जब हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो वो कहते हैं कि ऐसी कंपनीज में पैटर्नलिस्टिक स्टाइल होगा। जब वो कॉपरेट करके चल रहे हैं तो हार्मनी ही हार्मनी होगी, डिस्कॉर्ड तो होगा ही नहीं। और कॉपरेट कर रहे हैं तो स्ट्राइक पे भी नहीं जाएंगे, और साथ ही साथ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा इसको कंसंट्रेट होकर सुनो। इन दोनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आती है। मैं एक बार फिर से कवर कर देता हूं बात क्या क्या थी। तो इसी के साथ हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं खत्म। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सारी बातें उसी ऑर्डर में, और इन दोनों के कंक्लूजन को जरूर सुनना। ठीक है। सबसे पहली बात, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कहती है कि आप एक ही चीज पे अड़े ना रहो, साइंस की तरह उसको कांस्टेंट ना समझो, टाइम टू टाइम बदलते रहो। ठीक है। उसमें 4 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है कि ट्रायल एंड एरर अप्रोच को या रूल ऑफ थंब अप्रोच को रूल आउट कर दो, साइड कर दो। हमें एक बेस्ट तरीका निकालना है वर्क स्टडी के थ्रू। वर्क स्टडी क्या होती है बाद में बताऊंगा आपको। हमें बेस्ट तरीके को फाइंड आउट करना है और उसी बेस्ट तरीके को कंपनी में अप्लाई करना है, ताकि मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस सब मिल जाए। ठीक है। और उसके बाद अगली चीज जो आती, अरे इसमें एक बहुत बढ़िया प्यारी लाइन थी, द मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स। अगली लाइन, अगला प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हुए एक रिगरस प्रोसेस रखो कि माना एम्प्लॉय तो आ ही ना पाए, जो आ रहा है उसमें दम हो, उसमें क्वालिटी हो। आने के बाद उसको एक टाइम दो अपने आप को प्रूव करने का, और उसको उसके इंटरेस्ट और कैलिबर के अकॉर्डिंग काम दो, ताकि उसमें कॉम्पिटेंट प्रूव हो पाए और उसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर ले, उसकी डेवलपमेंट उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक। अब आते हैं इन 2 चीजों पे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड स्टेप 1, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म स्टेप 2। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में सबसे पहली बात, आप अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि ऑनर और एम्प्लॉय में हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मैनेजर उनके बीच में एक इंटरमीडिएरी है जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है और कंपनी को अच्छे तरीके से चलाता है। सेकंड लाइन आएगी, यानी कि प्रैक्टिकली फर्स्ट लाइन अगर आप वो नहीं लिखते तो इसमें यह आएगा कि मैनेजर जो है उसको ये पहचानना होगा कि प्रोस्पेरिटी कैन नॉट एग्जिस्ट वन साइडेड, इट नीड टू बी एग्जिस्ट डुअल साइडेड। अगर वन साइडेड होगी तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए होगी, वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगी। अगर लॉन्ग टाइम के लिए करने तो डुअल साइडेड होना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आएगा कि मैनेजर्स को अपने गेन्स शेयर करने चाहिए और वर्कर्स को अननेसेसरी डिमांड नहीं रखनी चाहिए, स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। चौथी बात आएगी कि मेंटल रेवोल्यूशन के लिए कॉल किया एफडब्ल्यू टेलर ने। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है? माइंडसेट को चेंज करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस को छोड़ो, मिलके काम करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ ताकि सारा प्रॉफिट आपके पास आ जाए। एग्जाम्पल में पैटर्नलिस्टिक स्टाइल लाइक दैट ऑफ जापानीज कंपनीज मस्ट बी प्रिवेलिंग, इसको प्रिवेल होना पड़ेगा ताकि ये प्रिंसिपल फॉलो हो। मतलब क्या कि हम ब्लैक कपड़े, ब्लैक बैजेस पहन के ज्यादा काम करेंगे मैनेजर्स की सिंपैथी गेन करने के लिए। उसके बाद आता है कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या बात की कॉपरेट करके चलेंगे, अकेले अकेले नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात कि देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात क्या आएगी? कॉम्पिटिशन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। तीसरी बात, मैनेजमेंट मस्ट नॉट क्लोज इट्स ईयर टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय एम्प्लॉइज। चौथी बात क्या आएगी कि मैनेजमेंट को अच्छे डिसीजन लेते हुए इनसे पूछना चाहिए, इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और पांचवी बात क्या आएगी कि
ऐसी सिचुएशन में पैटर्नलिस्टिक स्टाइल प्रिवेल करेगा। वहां करना चाहिए था, यहां करेगा। दैट्स इट। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ कमी लिखी हो, कुछ सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप कहीं पे भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक या शेयर करना आपके ऊपर, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मेरे 70+ % व्यूअर्स नॉन सब्सक्राइब है। मतलब जितने भी लोग देखते हैं उसके 70% से ज्यादा ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फिर भी देखते हैं। तो आपको क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में? मुझे मोटिवेशन मिल रही है, आपको नोटिफिकेशन मिल रही है, टाइम से पढ़ रहे हो, कमिटेड होकर पढ़ रहे हो, तो दिक्कत क्या है भाई? करो ना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।